तो इस वर्ष होने वाली जो है दोस्तों प्रवक्ता की भर्ती जो आपकी 2026 में होगी, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही क्लास रहेगी। इसके साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि 2026 में जो है दोस्तों आपकी नई एलटी की भर्ती भी आने वाली है। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है दोस्तों तो काफ़ी अच्छी आपके लिए ये क्लास रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। केवीएस का अगर आपने फॉर्म भरा है, एनवीएस का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों अगर आपने EMRS का भी फॉर्म भरा है, ठीक है, तो भी आपके लिए जो है दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट से, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट की क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, यानी कि किस कवि की रचनाओं में जो है दोस्तों सबसे पहले जो छायावाद की जो प्रारंभिक जो कहीं विशेषताएं हैं वो देखने को मिली हैं। ठीक है, ऑप्शन है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या फिर श्रीधर पाठक में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में। ठीक है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में जो प्रारंभिक उनकी कविताएं थी उनमें जो है दोस्तों छायावादी की जो प्रवृत्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। छायावाद की प्रवृत्तियां कहें या फिर विशेषताएं कहें कौन कौन सी होती हैं, तो छायावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे प्रकृति चित्रण, कोमल भावनाएं, आत्मानुभूति, ठीक है, इसी के साथ रहस्य भाव, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं दोस्तों छायावाद की। और ये सारी जो विशेषताएं हैं ये सुमित्रा नंदन पंत की प्रारंभिक रचनाओं में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जो छायावाद की जो झलक है वो हमें सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, जो प्रारंभिक कविताएं हैं, स्पष्ट रूप से उसमें जो है दोस्तों हमें छायावाद की प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। और बाद में जो है दोस्तों प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा में छायावाद पूरी तरह विकसित होता है। ठीक है, यहाँ पर छायावाद के 4 स्तंभ भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं आपके पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है, तेज सिंह, पंकज बिष्ट, जयप्रकाश कंदम या फिर अशोक मिश्र। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह जो है दोस्तों ये एक आलोचक है और अम्बेडकरवादी साहित्य के ये विशेषज्ञ हैं। इन्होंने जो है दोस्तों दलित साहित्य को अम्बेडकरवादी दृष्टि से समृद्ध किया है और इनके द्वारा जो है दोस्तों संपादित होता है अपेक्षा नामक पत्रिका। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो अपेक्षा जो पत्रिका है इसकी संपादक है दोस्तों आपकी तेज सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन है? अज्ञे, बद्री विशाल, रघुवीर सहाय या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री विशाल। ठीक है, तो कल्पना पत्रिका के जो संपादक हैं ये हैं आपके बद्री विशाल। ठीक है, और कल्पना जो पत्रिका है दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था 1949 और 1949 से 1951 तक जो है दोस्तों हैदराबाद में जो है दोस्तों ये पत्रिका प्रकाशित होती है। चलिए नेक्स्ट है, छायापथ किस विधा की रचना है? ठीक है, छायापथ किस विधा की रचना है? एकांकी है, स्मरण है, गद्य विधा है या फिर रिपोर्टाज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्य काव्य या फिर गद्य गीत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गद्य काव्य या फिर कहे गद्य गीत। ठीक है, ये जो रचना है दोस्तों ये गद्य विधा में लिखी गई है लेकिन इसमें कविता के जैसे भाव और लय देखने को मिलते हैं। ये रचना की अगर हम बात करें तो ये रचना है दोस्तों, इसके जो राइटर हैं ये हैं आपकी राय कृष्णदास। ठीक है, राय कृष्णदास के द्वारा जो है दोस्तों ये गद्य काव्य लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छायापथ जो है दोस्तों ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? गद्य काव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भक्तिन को कहाँ सिकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास या फिर तुलसीदास। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये है आपकी कुंभन दास की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। भक्तिन को कहाँ सिकरीसो काम। और कई परीक्षाओं में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन बना हुआ है। आप चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि काफ़ी परीक्षाओं में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो ये पंक्ति आपकी हो जाएगी कुंभन दास की। कुंभन दास जो है दोस्तों ये अष्टछाप की प्रमुख कवि हैं। और यह जो है दोस्तों इन्होंने तब कहा था जब मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें अपने दरबार में यानी कि फतेहपुर सिकरी में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन इन्होंने जो है दोस्तों ये निमंत्रण ठुकरा दिया था। तो इसी संदर्भ में जो है दोस्तों इन्होंने ये पंक्ति कही थी कि भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यूपी टीजीटी 2001 में बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सही युग्म की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोहन राकेश की जो है दोस्तों रचना है आखिरी चट्टान तक। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों विलायत की यात्रा, तो विलायत की जो यात्रा है दोस्तों ये है आपके प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, विलायत की यात्रा कई बार परीक्षा में पूछी गई है। और प्रताप नारायण मिश्र जो है दोस्तों ये भारतेंदु युग के कवि हैं। इसी के साथ अगर बात करें तूफानों के बीच में, तो ये आपका रांगी राघव की रचना है। ठीक है, और ये कब लिखी गई थी 1986 में। और ये कब लिखी गई थी 1946 में। जब 1946 में जो है दोस्तों बंगाल में अकाल पड़ता है तो उस पर लिखा गया ये क्या है रिपोर्टाज है। ठीक है, तूफानों के बीच में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसकी रचना है रांगी राघव की। ठीक है, इसी के साथ हिमालय की यात्रा ये लिखी गई है दोस्तों काका कालेलकर की। और इसी से मिलती जुलती एक और रचना है ठेले पर हिमालय जो लिखी गई है दोस्तों धर्मवीर भारती के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही युग्म की बात करें तो सही युग्म आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश की रचना आखिरी चट्टान तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में ये उपबंध है कि जो संसद का कार्य है ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 348। ठीक है, वैसे तो जो है दोस्तों संसद की भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है ये है 120। ठीक है, 120 में जो है दोस्तों संसद की भाषा से संबंधित संसद की भाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 348 है दोस्तों इसमें संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी में होगा, लेकिन अध्यक्ष और जो सभापति हैं दोस्तों ये किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है। तो ये जो प्रावधान है दोस्तों ये आपका है 348 में। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे जो है दोस्तों संसद की भाषा से संबंधित अगर प्रावधान पूछा जाए या फिर अनुच्छेद पूछा जाए तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 120। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों संसद की भाषा अंग्रेजी और हिंदी के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 120 जो है दोस्तों ये आपका संसद की भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1992 में, वर्ष 1993, 2003 या फिर 2004। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003। और 2003 में हुआ है दोस्तों 92वें संविधान संशोधन, जिसमें कि जो है दोस्तों आपकी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो भाषाओं से संबंधित जो संशोधन है 8वीं सूची में जो संशोधन हुए हैं पहले जो है दोस्तों 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, और वर्तमान में जो है दोस्तों इन भाषाओं की संख्या को बढ़ाकर जो है दोस्तों 22 किया गया है। समय समय पर जो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि अगर भाषा से संबंधित पहला जो संशोधन हुआ था ये हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1967 में। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, यानी कि पहला जो संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची में वो हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद जो है दोस्तों 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जब हुआ था तो इसमें जो है दोस्तों 3 भाषाओं को जो है आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें कि कोंकणी हो गई, आपका मणिपुरी हो गई और
हो गई थी आपकी नेपाली। ठीक है, तो इन 3 भाषाओं को जो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1992 में, और 1992 में जो है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद जो है दोस्तों 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें जो है दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जो है दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में जो है दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है दोस्तों 22 भाषाओं को रखा गया है, और मूल रूप से जो है दोस्तों पहले इसमें जो है 14 भाषाएं थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुज निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्या निवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुटज जो निबंध है दोस्तों ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? धर्मांतरण, पर्यावरण, शिक्षा या फिर राजनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति। ठीक है, यानी कि परिशिष्ट जो उपन्यास है इसका जो विषय है ये है आपका राजनीति से। ठीक है, यानी कि राजनीति से रिलेटेड आपका उपन्यास हो जाएगा परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक पत्रिका की वर्तमान संपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुधीर पंचोरी। ठीक है, तो सुधीर पंचोरी जो है दोस्तों ये वर्तमान में वाक पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली पद की बहुमान्य उत्पत्ति है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्याय, पालियाय, पालियाली और फिर लास्ट में आपका हो जाएगा पाली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाली भाषा की सर्वप्रधान वैकरणिक है। ठीक है, कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, कच्चायन। ठीक है, तो पाली भाषा की सर्वप्रधान वैकरणिक है आपकी कच्चायन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। यूपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हो जाएंगे आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यर अलावा व्यंजनों को कहते हैं। यर अलावा व्यंजनों को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यर अलावा जो आपके व्यंजन है दोस्तों इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों का संताप किस कवि की कृति है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है दोस्तों सदियों का संताप। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? ठीक है, तो मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं जो है दोस्तों नाट्य रूपांतरण किया है? ऑप्शन है आपका बंटी, महाभोज, यही सच है या फिर स्वामी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महाभोज। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये आज के क्वेश्चन हैं। तो हम जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि आज की क्लास में हमने 17 क्वेश्चन किए हैं। तो 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी जो है दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ जो है दोस्तों यूके पीएससी और यूके SSSC से रिलेटेड भी जो है दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सभी चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।